अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। ये वो जगह है जहाँ से पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल किया जाता है और इसको वफाकी सेक्रेटेरिएट कहते हैं। वफाकी हुकूमत दारुल खिलाफा इस्लामाबाद का ये मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है जो बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये उसका दाखिली रास्ता है। और थोड़ा और आगे आपको अगर दिखा सकें तो ये वो मारगला की पहाड़ियाँ हैं जिनके दामन में ये मारगला और ये इस्लामाबाद का सेक्रेटेरिएट मौजूद है। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में वफाकी मुलाजमीन, बल्कि चारों सूबों से भी मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन यहाँ पे आके धरना दिए हुए हैं। ये आज दूसरा रोज़ है धरने का और बल्कि ये एहतजाज तो पिछले तकरीबन एक हफ्ते से जारी है। और यहाँ पे वफाकी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में आज कोई भी सरकारी मुलाजम काम नहीं कर रहा, बॉयकॉट किया है दफ्तरों का। और यहाँ बाहर इस इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट के इस मरकज़ी चौक में धरना दिया जा रहा है। इन वफाकी मुलाजमीन को मुतालबात हैं इनके और ये एहतजाज कर रहे हैं वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जो इस्लाहाती जो नई पॉलिसियाँ हैं, जिसमें इन सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में बड़े पैमाने पे कटौती की जा रही है, टैक्स की छूट वापस ली जा रही है और सरकारी भर्तियों के लिए नई पॉलिसियाँ जो लाई जा रही हैं, ये सब वफाकी मुलाजमीन उनके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। और यहाँ पे आज तमाम पाकिस्तान के वफाकी और सूबाई मुलाजमीन की जो तंजीमें हैं उनके नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं और हुकूमत के साथ भी काफ़ी हद तक इनके मुज़ाकरात हुए हैं। राना सनाउल्लाह की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई थी। चंद दिन पहले राना सनाउल्लाह से मुज़ाकरात हुए और फिर ये तय हुआ कि ये मामला जो मुतल्लिका वज़ारत ख़ज़ाना का जो डिवीज़न है उसके अफसरान के सामने उठाया जाएगा। मगर इस मामले में राना सनाउल्लाह भी बज़ाहिर बेबस नज़र आए और जो वज़ारत ख़ज़ाना का जो डिवीज़न है, फाइनेंस डिवीज़न, उनका जो मुतल्लिका अफसर ख़ास था उसने इन मुज़ाकरात का हिस्सा बनने से बज़ाहिर इनकार किया है। तो आइए सुनते हैं कि आखिर ये मुलाजमीन चाहते क्या हैं, इनके मुतालबात क्या हैं, इनके नुमाइंदों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की एसोसिएशन है, उनके चीफ कोऑर्डिनेटर, ग्रैंड अलायंस है तमाम सरकारी मुलाजमीन की, रहमान बाजवा साहब, और उनके साथ मौजूद हैं अज़हर आवाज़ जो सदर हैं वफाकी दारुल हुकूमत की टीचर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रहमान बाजवा साहब, आप तो पहले भी बहुत मरतबा यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन की क़यादत करके आए और कल भी कोई वाक़या हुआ, कल पुलिस ने कोई आपके साथ तशद्दुद किया, कोई गिरफ्तार हुआ, क्या मामला हुआ कल? ये बटन टूटे हुए हैं, स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, ज़ाहिर बात है। जो डायरेक्शंस आएगी पुलिस के जवानों को, उन्होंने वो अपनी ड्यूटी की। उन्हें कहा गया था कि आपने नहीं बैठने देना, बैठे थे और हाथापाई भी हुई, सारे मामलात जो है। बट हम कमिटेड थे, बारिश भी हो रही थी, अल्लाह का शुक्र है कि गेट बंद थे। हमारे मुलाजमीन कमिटेड, एक हमारा साथी ज़ख्मी भी हुआ है, अभी तक उससे रब्ता नहीं हो सका क्योंकि मैं यहाँ पे फंसा हुआ था। तो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि किसी भी सूरत के अंदर जो हमारे ये जायज़ आईनी मुतालिबात हैं, तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा है, पेंशन इस्लाहात जो है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इस वक्त सूरत हाल क्या है, ये एम्प्लॉइज़ कहाँ से आए हैं और इस वक्त इस्लामाबाद के वफाकी सेक्रेटेरिएट में क्या सूरत हाल है, काम हो रहा है? वफाकी सेक्रेटेरिएट मुकम्मल तौर पे बंद है। आप अगर चाहते हैं तो आपको हम विजिट भी करवा सकते हैं। मुकम्मल तौर पे गेट्स पे ताले भी लगे हुए हैं। बेसिकली पेंशन जो है मुलाजमीन की रेड लाइन थी, जिसको जो है वो क्रॉस किया गया और पूरे पाकिस्तान भर से मुलाजमीन जो है यहाँ पे जो है वो आए हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से आखिरी चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान से, सिंध से भी यहाँ पे साथी मौजूद है। डेफिनेटली तादाद उस तरह से नहीं है
पंजाब तमाम सूबों से साथी इधर मौजूद हैं और वफाक के तो हमारे तमाम इदारों के साथी इधर मौजूद हैं। ख़ास तौर पे हमारी टीचर्स की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। जो टैक्स रिबेट इन्होंने ख़त्म किया है, हम एहतजाज पे थे और 25% टैक्स रिबेट इन्होंने जो है टीचर्स रिसर्चर्स को मिल रहा था वो ख़त्म कर। चलें इस पे भी ऊपर बात करेंगे। अजहर साहब, आप टीचर एसोसिएशन के वफाकी हुकूमत के आप सरबराह हैं। एग्जैक्टली टीचर्स के साथ हुआ क्या है और टीचर्स क्यों इस एहतजाज में शामिल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हम रहमान बाजवा की क़यादत में पहले तो जो डिस्पैरिटी थी तनख्वाहों के दरमियान, जो तफावत यानी दीगर महकमे जो 200-300% ज़्यादा ले रहे थे, हम डिप्राइव्ड थे, हम कम ले रहे थे, उसके लिए हम अगीगा में शामिल हुए। उस डिस्पैरिटी को ख़त्म करने की बजाय अभी उसी के लिए तो दो कर रहे थे, तो पता चला कि पेंशन इस्लाहात आ गई हैं। अब पेंशन इस्लाहात, एक सरकारी मुलाजम जब बेचारा रिटायर हो जाता है, जब बच्चे भी उसको छोड़ देते हैं, वो उसकी चादर होती है जो उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। उस पेंशन को इन्होंने ख़त्म कर दिया, आखिरी एवरेज 3 सालों की कर दी। लोग बड़े परेशान हुए कि यार हमने रिटायरमेंट के वक्त उन पैसों से कोई मकान छतना था, कोई बच्ची की शादी करनी थी, इन्होंने हमारी पेंशन इस्लाहात के नाम पर नोटिफिकेशन नाफिज कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। उस बात से हम डिप्राइव थे, उस बात से हम गुस्से में थे। तो पूरी दुनिया के अंदर पेंशन, ये जो एक टीचर्स और स्कॉलर्स होते हैं, उनको रिसर्च के लिए और टीचर्स के लिए टैक्स के अंदर रिबेट हासिल होता है। हमारे यहाँ ये रिबेट पहले 75% था, होना तो 100% चाहिए था। इन्होंने 75 से ख़त्म करके 50% पे उसको ले आए, 50 से ख़त्म करके 25। और इस दफ़ा जब हमने जनवरी की सैलरी पे स्लिप्स देखी तो एक टीचर्स की तनख्वाह से 18-20 लाख से लेकर लाख रुपये, जो सीनियर हमारे ग्रेड 20 के लोग हैं, लाख रुपया उनकी सैलरी से काट दिया गया। यानी वो हम हैरान हो गए कि हमारी तनख्वाह क्यों कम आई है। पता चला कि हुकूमत ने जो टैक्स रिबेट हासिल था हमें वो काट दिया है। अच्छा, अब ये बताएं रहमान बाजवा साहब कि एक तरफ तो हम सुनते हैं कि जो अदलिया के जजेस हजरात हैं, वो जब प्लाट लेने की बारी आती है तो वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बन जाते हैं, मगर जब तनख्वाह की कटौती का मामला आता है तो उस वक्त वो जजेस बन जाते हैं और उनकी तनख्वाहें बढ़ा भी दी जाती हैं। अब उनके जो जुडिशल अलाउंस है वो 10-10 लाख रुपया सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों का बढ़ाया गया है। तो आपको क्या लग रहा है? फिर पार्लियामेंट हाउस में भी जो पार्लियामेंट ने अपनी तनख्वाहें अभी हाल ही में कई गुना ज़्यादा बढ़ा दी हैं, तो आपके ख्याल में ये आपको इंसाफ मिल जाएगा अदलिया से इस सारे मामले पे, और क्या आप अदलिया में जाना पसंद करेंगे? मजाक कर रहे हैं ना आप हमारे साथ, बड़ा संजीदा मजाक आपने किया। हम मुलाजमीन जब भी अदलिया के पास गए, हमारा सर्विस प्रोटेक्शन का इशू था पंजाब का, सबसे छोटी अदालत में गए, ये अपील में गए, उसके बाद हाई कोर्ट में गए, हम जीते, मुलाजमीन गवर्नमेंट अपील में गए, डबल बेंच में गए, हम जीते, ये अपील में गए, सुप्रीम कोर्ट में ये चले गए, हम जीते, ये डबल बेंच फुल बेंच में चले गए, हम वहाँ से भी जीते, उसके बाद ये अपील में चले गए, वहाँ से फैसला हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से। कौन जजेस थे? जो भी जजेस थे, मैं उसकी बात नहीं करता। सेक्रेटेरिएट अलाउंस का एक केस था 2013 में 20% मिला था, अटैच डिपार्टमेंट वाले उसको लेके चले, अटैच डिपार्टमेंट वाले उसको लेके चले, तो मेरा क्लास 4 10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, बिल्कुल उसी तरह से हक में आया, FST करते सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। ये बाद में कमरे से अंदर जाते हैं, जजों को कहते हैं जी फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, सारी चीज़ें, जज कह रहे हैं कि जी बिल्कुल मुतालबे आपके जायज़ है, हम आपके साथ हैं। देखिए वहाँ पे बात तो दलाइल पे होनी, अब यहाँ पे जब दलाइल हो रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कवा काला है, ये बात कर रहे हैं सफ़ेद, आप एग्री करेंगे जी कि वाकई कवा काला है। आर्गुमेंट्स में तो जीते और जब फैसला है तो आप बोल देंगे जी कवा सफेद था, उस फैसले को बंदा लेके कहाँ पे जाए। तो हमारे इस तरह के फैसले करते जब आखिरी फैसला आता है तो या तो जो पहले वाले जजेस हैं उनको फांसी दे दी जाए कि फिर उनके फैसले गलत थे। 10-10, 15-15 साल लगा दिए जाते हैं जो अपील के अंदर जाते हैं सारे मामलात। अब मैं यहाँ से अपील के अंदर जाऊँगा, 20 साल ये मेरा केस चलेगा, मैं फिर एक बहुत बड़ा फैसला था उसकी बात नहीं करूँगा। आ भी गया और कहा कि जी कब्र से भी निकाल के ला के फांसी देनी है, उस फैसले का क्या किया। तो मैं उसकी तरफ हम ये कहेंगे जी फैसले मुलाजिम को, गरीब को कहीं पे मिल जाएगा। माजरत के साथ मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर किसी गरीब को इंसाफ मिलेगा। 100 मोटो नोटिस लिया जाए ना, रातों को जो सियासतदान है उनके लिए अदालतें खुल जाती हैं,
ہم نے وہاں پہ بھی احتجاج کیا اور وہاں پہ ان کو انتظامیہ کو بلا کے کہا گیا تم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہو یہاں پہ ریڈ زون میں کیوں موجود ہو؟ تو بڑا کلیئر کٹ جس کی لاٹھی اس کی بھینس یہ چلتا رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر. اب جو ادارے ہیں آپ بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر آفس, پریزیڈنٹ آفس, نیشنل اسمبلی, سینٹ, نیب, بیس, ایف آئی اے, عدلیہ, آئی بی, یہ جتنے ادارے ہیں 100% سے لے کے 300% تک مراد لے رہے ہیں. یہ یہاں پہ احتجاج کون کر رہا ہے؟ 14 لاکھ میں سے 12 لاکھ ملازم 100% سے زیادہ لے رہے ہیں. آئین کا آرٹیکل 25 اور 38 کہتا ہے کہ تفریق نہیں ہونی چاہیے. ہماری سیلری میں لگ کے آ رہا ہے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کہ تفریق ہے اس کو کم کرنے کے لیے الاؤنس دیا گیا ہے. مگر جب بجٹ آتا ہے تو ایک ہی صف میں پھر باقیوں کو بھی نواز دیتے ہیں جو پریولیجڈ ہے اس کو بھی اور باقیوں کو بھی. تو یہ تو ابھی آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ اگر حکومت نے آپ کے مطالبات نہ مانے تو آپ کیا کریں؟ اچھا میں مزے کی بتاتا ہوں آپ کو. ہماری نیگوسیشنز ہوتی ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھتے ہیں, آپ کو ویڈیوز شیئر کرتے ہیں, فائنینس بھی بیٹھتی ہے. یہ مطالبے بالکل جائز ہیں کہ مطالبے ان کے جائز ہیں. کوئی بھی ایسا مطالبہ نہ لاجک کے حوالے سے نہ جسٹیفیکیشن کے حوالے سے یا کچھ ہے. مگر ہماری باری جب آتی ہے تو وہاں پہ آئی ایم ایف آ جاتا ہے. مگر جیسے کہ آپ نے کہا کہ عدلیہ کی تنخواہ بڑھاتے ہوئے, ایم این ایز, ایم پی ایس کی ان کی تنخواہیں بڑھاتے ہوئے آئی ایم ایف ان کو کچھ نہیں کہتا. مگر جب چھوٹے ملازم کی باری آتی ہے تو وہاں پہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جی رگڑ دو ان کو. اچھا اظہر محمد صاحب, ٹیچرز کے لیے کیا مسائل ہیں اور یہ جو آپ احتجاج کر رہے ہیں یہ تو اصلاحات کے خلاف کر رہے ہیں, تو کیا نقصان کیا ہونے جا رہا ہے ٹیچرز کے جو کمیونٹی ہے ان کو؟ ٹیچرز کمیونٹی کو سب سے بڑا نقصان تو یہ ہونے جا رہا ہے کہ جناب جب پینشن اصلاحات کے نام پر جو نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کیا ہے, پہلے تو پینشن ملتی تھی, اب انہوں نے آخری 3 سال کی ایوریج کر دی ہے. ایک ٹیچر کو ریٹائرمنٹ کے وقت 25-30 لاکھ روپے کا نقصان ایک تو اور ہو گیا. پھر دوسرا اس مہنگائی کے دور میں دیکھیں, آپ حیران ہوں گے میری بات سن کر کہ 1000 روپیہ ہمیں وہ ٹیچر الاؤنس دے رہے ہیں. جو جوڈیشری الاؤنس ان کا ڈرائیور لے رہا ہے سپریم کورٹ والوں کا وہ دیکھ لیں, اور ٹیچر 1000 روپیہ ٹیچنگ الاؤنس لے رہا ہے. ٹیچنگ الاؤنس 1000 لے رہا ہے, اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سپریم کورٹ کا جج جوڈیشل الاؤنس ہے وہ 10 لاکھ روپے لے رہے ہیں. یہ تفاوت ہے. پلاٹ لینے کے لیے بھی وہ سرکاری ملازم بن جاتے ہیں, لیکن کٹوتی کے لیے وہ سرکاری ملازم بننے کو تیار نہیں. آپ حیران ہوں گے کہ 2 دن پہلے جب رانا ثناء اللہ صاحب سے ہماری میٹنگ تھی تو میں نے کہا جی ایم این ایز, ایم پی ایز اور منسٹرز کی تنخواہیں آپ نے بڑھا دی. کہتے ہیں اس پہ فائنینشیل امپیکٹ صرف 2 ارب روپے آیا. میں نے کہا آپ قوم کے مائی باپ ہیں, اب بات فائنینشیل امپیکٹ کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کو آپ میسج کیا دے رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو آزادی اس وقت حاصل ہے جب سامنے والے گھر میں میت نہ پڑی ہو تو آپ اپنے گھر میں ڈھول پیٹیں. آپ اپنی تو 7-8 لاکھ روپیہ کر رہے ہیں اور ہماری پینشن کی چادر بھی چھین لے اور ہمارا ٹیچنگ. تو انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا, انہوں نے کہا آپ کی بات میں وزن ہے. پھر آگے سے وہ ہنس پڑے, آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ پھر کیوں ہنسے, معاملات کہاں سے خراب ہو رہی ہیں. وہ ہنس پڑے, انہوں نے کہا کہ آپ کی بات میں وزن ہے, یعنی ہماری بات کو انہوں نے ایڈمٹ کیا. اس بات کو ایڈمٹ کیا. دیکھیں ایک ایم این اے, ایم پی ہے, 99% ایم این ایز کا مسئلہ ہی نہیں ہے سیلری, کوئی 1% اگر ہوں گے تو میسج کیا گیا کہ جی سرکاری ملازم کی تو پینشن چھین لی اور اپنی مراحت اور تنخواہیں بڑھا دی. تو یہ میسج نیچے نہیں جانا چاہیے, گورنمنٹ کی نیک نامی ہونی چاہیے. اب ہمارے دیگر مطالبات ہیں, ہمارے بہت سارے ڈیلی ویجز, کانٹریکٹ, کنٹیجنٹ ملازمین جو ہے وہ اوور ایج ہو گئے ہیں, اوور ایج ہو گئے ہیں تمام ڈپارٹمنٹس کے اندر, ان کو ریگولر نہیں کر رہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو ہماری پوسٹیں تھی ایک طریقے کے تحت ان پوسٹوں کو ایبالش کیا جا رہا ہے. اس وقت بھی اسلام آباد میں ہماری ایک بہن اور بھائی 7-7 8-8 پیریڈ پڑھا رہا ہے. تو جو خالی پوسٹیں ہیں بجائے اس پر اپوائنٹمنٹ کریں. ابھی جو وانی صاحب آئے ہیں انہوں نے کچھ اپوائنٹمنٹس کی ہیں, لیکن ابھی بھی ہماری بہت سی پوسٹیں خالی ہیں, ان پر اپوائنٹمنٹس کریں. اور کم از کم ٹیچنگ الاؤنس بیسک کے برابر تو ہونا چاہیے جس طرح جوڈیشری یا دیگر ڈپارٹمنٹ لے رہے ہیں. سیکٹری انفارمیشن محی الدین وانی صاحب نے تو بہت سے سرکاری اسکولوں پہ کافی پیسہ بھی لگایا ہے اور ان کی رینوویشن بھی کافی کی ہے اور کافی کچھ ریفارم بھی کی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ان کے لیے وسائل کہاں سے آ رہے ہیں؟ اگر آپ لوگوں کی تنخواہ اور پینشن کے لیے نہیں ہے تو یہ وسائل کہاں سے آ رہے ہیں؟ جہاں تک ہماری وانی صاحب کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک متحرک آدمی ہے. اس نے بہت سے ادارے, اسلام آباد کے اداروں کو انہوں نے رینوویٹ کیا ہے اور اداروں میں خود بھی وزٹ کرتے ہیں, جاتے ہیں.
दिलचस्पी लेते हैं, ये खुश आइंद बात है, हम इसको सराहते हैं। लेकिन जो हमें पैसा देना है वो तो वजारत खजाना ने देना है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब से मीटिंग हुई, उन्होंने 70% हमारी बातों के साथ मुत्तफिक हुए। जब खजाना में गए तो उन्होंने IMF का डंडा हमें दिखा दिया। भाई अब मैंने एक एडिशनल सेक्रेटरी साहब वहाँ मीटिंग में बैठे थे, मैंने कहा जी अपनी लग्जरीज को खत्म करें, हमारे साथ बैठे, हम आपको बताएं कि आप फंड कहाँ से जनरेट करें। आपको जब दबाव पड़ता है तो आपको सरकारी मुलाजमीन की पेंशन नजर आती है, अपनी लग्जरीज को नहीं छोड़ते। लाखों की तादाद में गाड़ियाँ, पेट्रोल मिस यूज हो रहा है, पैसा जाया हो रहा है, उधर से इकट्ठा करने के बजाय बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, बर्क गिरती है तो एक सरकारी मुलाजिम पर, उसकी पेंशन पर, तो ये किसी सूरत हम कबूल नहीं करेंगे। रात भी यहाँ गुजारी है, ये मुल्क के तूलो अर्ज से लोग यहाँ आए और कमिटेड हैं हम, उस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं उठेंगे जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं। इसमें काफ़ी तादाद ऐसी भी होगी इन ब्यूरोक्रेट्स में कि जिनको आप लोगों ने उठाया है, तो ये आप लोगों की कोई कमजोरी रह गई है तरबियत में और तालीम में कि ये बच्चे जो हैं आप उस्तादों की भी नहीं सुन रहे? पूरे सोसाइटी, उस्तादों की बात नहीं है। आप मती साहब आप जानते हैं, आपके क्वेश्चन बड़े जानलेवा होते हैं बाज लोगों के लिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी सोसाइटी इस वक्त बिगाड़ का शिकार है। यहाँ उस्ताद की कोई इज्जत नहीं है। इटली के इशफाक अहमद की मिसाल है, आपने देखी, उसने कहा जब मैंने कहा कि मैं टीचर हूँ और मैं अपना वो नहीं चालान पे नहीं कर सका, तो जज ने कहा कि टीचर इन द कोर्ट, और पूरे लोग अदालत में वहां खड़े हो गए। बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी में किताबी बातें तो हैं, उस्ताद का एहतराम है, लेकिन अमलन सोसाइटी के अंदर एहतराम नहीं है उस्ताद का। वो उस्ताद को उस्ताद समझते ही नहीं है, ये अलमिया है और माशरे वो तबाह हो जाते हैं जहाँ उस्ताद का एहतराम नहीं किया जाता। क्या ये सारे सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए लोग हैं जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं या कोई और भी हैं? बाजवा साहब, अरबों रुपए आते हैं तो कहाँ जाते हैं? ये रवायती सवाल आपका बड़ा जानबदार है, मेरे ख्याल में जाके पूछा जाएगा तो पता चलेगा। रिपेयरिंग में लग जाते हैं और नए दफ्तरों की रिपेयरिंग में लग जाते हैं। मती भाई क्या सवाल किया है वैसे आपने, चले जाते हैं। क्या जवाब दूं मैं इसके ऊपर? जो है वो क्या कहते हैं सियासतदान, नो कमेंट्स जो है कि सरकारी मुलाजमों का बोलूंगा तो फिर टीचर्स की तरफ से आ जाएगा, मगर हम इसमें ये कह देंगे जी ठीक है सरकारी इदारों से भी पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं पे तरबियत का भी रह जाता है, क्योंकि जहाँ पे कुछ शर्म हया तरबियत के हवाले से कर लेता है कि मेरा उस्ताद है या कुछ है, और कलम रुक भी जाना चाहिए कहीं भी, बेशक IMF की डायरेक्शन हो या कुछ है। काश कि कोई एक आधा इस्तीफा ही आ गया होता है कि भाई मैं ये नहीं करता, मैं सीट छोड़ रहा हूँ, और हो सकता है ऐसा हुआ भी हो जो हमारे नॉलेज में नहीं है, पॉलिटिकल शायद एक भी ऐसा शागिर्द होनहार शागिर्द नहीं निकला जिसने इस्तीफा दे दिया उस्तादों के ऊपर इतना नई पॉलिसियों पर। अब हम इमाम में सबको नहीं, शागिर्द तो सारे के सारे होनहार हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप देखें फेडरल सेक्रेटरीज भी जो बैठे हुए हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज भी बैठे हैं। मैं ये समझता हूँ कि कलम इनके लड़खड़ाते भी होंगे, राइटिंग चेक करने की ज़रूरत है कि फ्लो उसके अंदर है या हाथ कांपते हुए जो करवाया गया उनके साथ, मगर जो हुआ है वो गलत है। अच्छा, ये तमाम सरकारी स्कूलों के उस्तादों के साथ ये हो रहा है कि कुछ इदारों के स्कूल ऐसे भी हैं कि जहाँ पे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनकी मराहत और उनकी पेंशन और तनख्वाह नहीं क्रॉस द बोर्ड, ये सब के लिए है, यानी जो टैक्स रिबेट और पेंशन इस्लाहात है ये थ्रू आउट पाकिस्तान सब के लिए। अभी इस्लामाबाद में ये इम्प्लीमेंट हुआ है, ये आगे सूबों में भी जाएगा, इसलिए हमने अपने मुतालबात में ये रखा है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। और बहुत बड़ा नुकसान है, यानी एक तो हम रो रहे थे कि डिस्पैरिटी को ख़त्म करें, अब सुप्रीम कोर्ट का ड्राइवर है वो लाख रुपया या 90,000 रुपये, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर आके नेशनल असेंबली की एक पे स्लिप हमने देखी है, यानी एक ही ड्राइवर सेम जॉब डिस्क्रिप्शन है, एक जो है वो 90,000 ले रहा है, एक 25-30 हज़ार ले रहा है। तो इस फर्क को खत्म करने के लिए तो हकीका बनी थी, बजाय उसको फर्क को खत्म करने के लिए उल्टा हमारा जो टैक्स रिबेट है उसको खत्म कर दिया, जो सहूलत हासिल थी वो अब एक बंदे की सैलरीज में 20-25-30 हज़ार का जब फर्क पड़ जाए, आप बताएं एक सरकारी मुलाजिम अपना बजट कैसे बनाएगा। लेकिन इन लोगों को एहसास ही नहीं होता, जब अपनी अब तनख्वाहें बढ़ाई हैं, अपोजिशन हुकूमत सारी चावल खाने वाली सारी 4-5 उंगलियां इकट्ठी हो गई है, किसी बंदे को ये कहना चाहिए था कि यार पब्लिक में आप क्या मैसेज दे रहे हैं। आखिर में ये बता दें कि बतौर उस्ताद आप नहीं समझते कि सरकारी स्कूलों में तालीम का मयार भी बहुत गिर गया है और इसमें उस्तादों की भी बड़ी कोताही है कि वो जो स्टूडेंट सरकारी स्कूल से निकलते हैं वो अच्छी जगहों पे नहीं जा सकते, वो मुकाबला नहीं कर सकते, तो टीचरों के हवाले से भी बड़ी शिकायत हैं आवाम को, लोगों को, उस बारे में आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक इस्लामाबाद की है, बोर्ड का रिजल्ट आप उठा कर देखें, हमारे इस्लामाबाद के इदारे बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं। हाँ ये है कि जिन इदारों में असातिज़ा की कमी है उसको दूर किया जाए और बेहतरीन परफॉर्मेंस, ये एक बात बनी, एक परसेप्शन है जी, हमारे महकमे को ग्रेजुअली चूंकि खत्म करना चाहते हैं, पोस्टें खत्म करना चाहते हैं, इसलिए ये बात बनी हुई है कि टीचर रिजल्ट नहीं देते। टीचर बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। आप किसी वक्त, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी वक्त किसी इदारे में देखें और फेडरल बोर्ड के रिजल्ट हमारे उठा के देखें। आखिर में बाजवा साहब, ये बड़ी तादाद में जो सरकारी मुलाजमीन हैं
ये बात तो माननी पड़ेगी कि सियासी हुकूमतों में या सियासी बुनियादों पे भर्ती भी होते रहे और इतनी तादाद में भर्ती हुए हैं कि जिन इदारों में उनकी ज़रूरत भी नहीं थी। और आप कॉरपोरेशंस को देख लें, ये सामने पीटीवी कॉरपोरेशन है, रेलवे का जो इदारा है, बड़ी तादाद में सियासी भर्तियाँ हुई हैं। तो क्या इन भर्तियों के हवाले से भी कोई मेरिट नहीं होना चाहिए? कि पंजाब में आपको तो खैर आपकी तो वोटें बढ़ी आती है ना जब नई भर्तियाँ नई भर्ती या उसके हवाले से मैं कम से कम कलमा पढ़ के कह सकता हूँ कि मेरी भी पॉलिटिकल ज़ाहिर बात है, नेगोशिएशन ये सारे मामलात रहे हैं कि इस हवाले से सियासी बुनियादों के ऊपर या किसी भी हवाले से एक बंदा भी जो है वो भर्ती करवाया। मैं अपनी ज़ात की बात करूँ, नो डाउट कि होता होगा, एक आवाज पर जो कि नहीं होना चाहिए, बट अगर होता भी है तो वेकेंट पोस्टों के अगेंस्ट होता है। बट गवर्नमेंट ने उसके लिए भी एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि एमटीएस का टेस्ट होना है, टेस्टिंग एजेंसीज हैं, उसके बाद अगर कहीं पे सिफारिश आती भी होगी तो फिर इंटरव्यू के लेवल के ऊपर जाके आती होगी, और उससे पहले टेस्ट ही मैनेज कर लिए जाएं तो फिर मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता। आपकी मुलाकात कराते हैं, आप मुख्तलिफ टीचर से उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी तनख्वाह कितनी है और कितना फाइनेंशियली माली तौर पे उनका नुकसान कितना होगा इन माली इस्लाहात की वजह से। तकरीबन 10,000 का लॉस हुआ है टैक्स रिबेट की वजह से। 10,000 जाना मेरी तनख्वाह कम हो गई है। मेरी तनख्वाह तकरीबन 15,000 रुपया कम हुई है इस मौजूदा इस दौर में। सर्विस जब हमारी एंड होगी तो उस वक्त तो हमें ये 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान है। और एक अब मेरी जवानी है, मैं अपनी रियासत को दे रहा हूँ, तो जब मैं बुढ़ापे में होऊंगा तो क्या रियासत मुझे इसी तरह छोड़ देगी? मैं तो पिछले 10 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी अभी तक नहीं है कि रेगुलर करने की। हमारे स्कूल में टीचर्स की कमी है, जो मैथ पढ़ा रहा है वही फिजिक्स भी पढ़ा रहा है, मतलब मैथ और फिजिक्स का एक है, वही उर्दू भी पढ़ा रहा है, मतलब है कि आम सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा है। कौन सा स्कूल है? बहलपुर का। हमारे स्वात में स्कूलों में न पानी है न लेटरीन है, कुछ भी नहीं है। ये वैसे बोल देते हैं फिर कुछ करते नहीं है। पेंशन की कटौती का मसला भी है और तनख्वाहों में तफरीक का मसला भी है। वो अपनी तनख्वाहें 13 से 50 लाख तक लेके जाती है और दूसरे मराहत उसके अलावा है, और हमारी तनख्वाहों पे कट लगाया जाता है। 8,000 रुपये मेरी तनख्वाह से कटती है हर महीना। मैं खालिद यूसुफ, मरकजी सदर आपका पाकिस्तान, चेयरमैन हकीका पंजाब। ये कहते हैं कि 10 साल बाद बेवा की पेंशन खत्म हो जानी चाहिए। इसी तरह ये कहते हैं कि 60 साल बाद जो मुलाजिम रिटायर हो अपने बेरोजगार बच्चों के आगे हाथ फैलाए। एक तरफ 17A को भी खत्म कर दिया गया है और दूसरी तरफ हमारे जो पढ़े लिखे हमारे बच्चे हैं वो बेरोजगार हैं। एक ही होता कि रिटायरमेंट पर हम जो है अपनी बच्ची की शादी करेंगे, अपने बेटों की शादी करेंगे। किसी का होता है कि हम सऊदी अरब में जाकर उम्र अदा करेंगे, हज अदा करेंगे, या 1-2 मरले का या 5 मरले का मकान खरीद कर सर छुपाने के लिए जगह ढूंढेंगे। लेकिन ये इन्होंने हमारे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया है। ये हम किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंशाल्लाह अपने हक के लिए खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और जब तक हक नहीं मिलता हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। सर मेरी तनख्वाह पे तकरीबन सैलरी में मेरा 35,000 रुपया फर्क पड़ रहा है, कट रही है कि एक बेवा खतून जो पेंशन ले रही है उसके साथ इन्होंने ये जुल्म किया कि वो 10 साल से ज्यादा हस्बैंड के फौत होने के 10 साल तक वो पेंशन ले लेगी, उसके बाद वो क्या करेगी बेवा औरत, वो भी खत्म कर दिया। सर जी कम से कम एक 50 मिलता है, लेकिन हमारी घर वाले भी सुन का रहे हैं। मसला है, पेंशन की कटौती का मसला, हमारा वो मसला हल करना चाहिए। इनकी तो 5 गुना 10 गुना तनख्वाहें बढ़ गई हैं सारी अशराफिया की, क्यों हमारी कम हो रही हैं, बल्कि हमें निकाला जा रहा है महकमा जात से। तो हमारे साथ ये ज्यादती क्यों हो रही है? आपकी तवज्जो है, मैं एक बात की तरफ करना चाहता हूँ। तनख्वाहें तो एक साइड पे, इशू ये है कि गवर्नमेंट जो है IMF के मुतालिक सरासर झूठ बोलती है। सर IMF ये कहते हैं कि जी 1 से 16 तक के लिए जब पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें बढ़ाई जाती है 300-300%, क्या वो IMF को नजर नहीं आता? जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं और 2 घंटे के अंदर अंदर फैसला किया जाता है, और जब भी 1 से 16 तक की बात आती है तो कमेटी क्यों बनाई जाती है? असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स हूँ। अच्छा, मैथमेटिक्स में PhD किया आपने, माशाल्लाह। और सर जी यहाँ पे हमने तो ये कमीशन के थ्रू से आया हूँ सर जी। यहाँ पे हमने इसलिए ये डिपार्टमेंट भी ज्वाइन किया कि हमारे यहाँ पे यकीन से माने सर जी आजकल के दौर में ये गुजारा मुश्किल है। हम पेंशन के उस पे रो रहे हैं। कितनी कटौती हो रही है? कटौती सर जी हमें से तकरीबन ये 25,000 कटौती हो रही है। हमारा नुकसान पेंशन का हो रहा है, लीव इनकैशमेंट का हो रहा है, और इसके अलावा स्कूलों की निजकारी हो रही है, जो सबसे बड़ा मसला है।
सईदा शफकत चेयरपर्सन पंजाब टीचर्स यूनियन डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। तो क्या मुतालबा है आपके? हमारा मुतालबा ये, पहले तो हमारे लीव एनकैशमेंट में जो है वो कमी कर दी गई है, पेंशन रूल्स जो है वो चेंज करके और हमें लाखों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रूल 17A जिसमें अमेंडमेंट की गई है, जिसमें किसी की डेथ हो जाती थी मुलाजम की तो उसके बच्चे को जॉब मिल जाती थी, अब वो ख़त्म कर दिया गया है। हमारे अदारे जो है, हमारे स्कूल स्पेशली प्राइवेट कर दिए गए हैं। पाकिस्तान एक फलाही रियासत है और उसकी जिम्मेदारी है बच्चों को फ्री एजुकेशन देना। अब NGOs के हवाले किया है, वो क्या गारंटी है कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इससे फ़ायदा मंद हो, उनके लिए ये सूदमंद होगा या नहीं। इसके अलावा हमारे टीचर्स को रेगुलर नहीं किया जा रहा और हमारी पेंशन जो है वो कम कर दी गई है। एक जो मुलाजम है वो पूरी जिंदगी अपनी जवानियां खर्च करता है और अपने इस आस पे कि बुढ़ापे में जब हम और अपने ऑफिसर्स की बातें सुनता है और अपनी जो दूर दराज के सफर तय करके अपने इदारों में पहुंचता है, इस आस पे कि जब हम बुढ़ापे में पहुंचेंगे तो हमें किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा और जो है हम किसी पे बोझ नहीं होंगे। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 60 साल। रिटायर हो गया? रिटायर होने वाला हूँ और इसमें हमारी पे काट रहे हैं। हम नहीं ये चाहते कि हमारी पे काटी जाए। आप ये क्या लेकर आए हुए साथ? ये फैसलाबाद से अच्छा, ये बैग इसमें क्या क्या लाया? करने में आपने 2 सूट लाया हूँ। फिर आपको उन्हीं जजों के पास जाना पड़ेगा जिनकी तनख्वाह में इजाफा हुआ है अभी। बेसिकली हम तो मुलाजिम हैं, हमारी तो ना अप्रोच है, ना हम उनकी इतनी फीसें भारी भरकम दे सकते हैं वकीलों की, और ना ही फिर ये है कि जब जो मामला सब जुडिश हो जाता है तो फिर यहाँ पे भी लोग जो है वो उसको ईजी ले लेते हैं कि ये तो कोर्ट में मामला चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ारूक शहजाद है और मैं इस वक्त वफाकी हुकूमत में एक सरकारी टीचर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। हमारा मुतालबा ये है कि हम जो वफाकी सरकारी मुलाजमीन हैं जो डिसेबल हैं उनकी तादाद जो है इंतहाई ना होने के बराबर है। एक तो ये है कि FPSC में हमारा कोई कोटा नहीं है 16 एंड अबव पोस्ट का, जबकि तमाम प्रोविंसेस में ये कोटा मौजूद है। हम जो है वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो अपनी डिसेबिलिटी के साथ नॉर्मल पर्सनस के बराबर अदा करते हैं और अपने फ़िज़िकल हैंडीकैप बंदे जो हम हैं अपनी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी के चैलेंजेस को बर्दाश्त करते हुए आम लोगों की तरह ड्यूटी करते हैं, उतना ही वर्कलोड हम बर्दाश्त करते हैं। तो हम हुकूमत से जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि हमें डिसेबिलिटी हार्डशिप अलाउंस जो है वो इक्वलेंट टू द रनिंग बेसिक पे दिया जाए, जो कि कंपनसेशन होगी फॉर आवर डिसेबिलिटी, और एक स्पेशल कन्वेंस अलाउंस है जो कि सूबों में इस वक्त 7,000 से 10,000 रुपये अदा किया जा रहा है, जबकि वफाक में सिर्फ 4,000 रुपये अदा किया जा रहा है। तो हमारा हुकूमत से ये भी मुतालबा है कि ये अलाउंस जो है वो कम अज़ कम 10,000 किया जाए, क्योंकि हमारा जो मोबिलिटी का इशू है वो आम बंदे से ज़्यादा है। अब हमें अगर यहाँ से थोड़े ही फासले तक भी जाना होगा तो पैदल चलना हमारे लिए दुश्वार होगा। हमें डेफिनेटली कोई ना कोई कन्वेंस का इंतज़ाम करना होगा, जबकि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो आज जो है वो 100 नहीं 200 नहीं बल्कि 300 गुना बढ़ चुकी हैं। तो इन तमाम चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए हमारी ये हुकूमत वक्त से इस्तदा है कि एक तो डिसेबिलिटी हार्डशिप अलाउंस इक्वलेंट टू 1 रनिंग बेसिक पे दिया जाए, और दूसरा जो स्पेशल कन्वेंस अलाउंस है फॉर द डिसेबल्ड एम्प्लॉइज़ उसको इंक्रीज़ किया जाए। कटौती से सर ये असर पड़ा है कि पहले जनाब हम 15-16 हज़ार रुपये टैक्स अदा कर रहे थे, अब वो टैक्स जो है वो 35 से 40 हज़ार रुपये तक जा चुका है, और जो हमें रिलीफ मिला है 1-2 सालों में पीछे वो सारा बराबर हो गया, बल्कि तनख्वाह जो है अब पहले से कम हो गई है। मैं फ़ाइज़ा राना, प्रेसिडेंट पंजाब प्रोफेशनल लेक्चरर्स एसोसिएशन। मैं मीडिया के तवस्सुत से अपना सीरियस कंसर्न शो करना चाहती हूँ, एक तो गीगा पाकिस्तान के हवाले से और पंजाब के हवाले से भी ख़ुसूसन। मेरा ख़्याल है कि हुकूमत कहीं जो पॉलिटिकल नैरेटिव बना रही है ये उनको बहुत महंगा पड़ेगा। ये जो नैरेटिव बना रही है आवाम में जाके, हालांकि ये तो अपलिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आवाम में इनका तासुर जा रहा है, तो ये क्या समझते हैं, क्या ये जो बेसिक्स हैं मुलाजमीन से वो लेके
जो करेंगे तो क्या ये इनकी नेक नामी होगी? क्या ये उस मुश्किल में नहीं है? इन्हें तो इस मुश्किल में से निकलना चाहिए था। जिस खड्डे में ये फंसे हुए हैं उस खड्डे में से निकलने में हम इनकी हेल्प कर सकते हैं। आप बजाय दूर इस तरह से हमें स्क्वीज करने के, हमारी पेंशन ख़त्म करनी, लीव एनकैशमेंट, टैक्स रिबेट, हमें आप बहुत नीचा लेके आ रहे हैं, इसकी बजाय आप उलट, मैं आपको मशवरा देती हूँ कि मैं आपकी मदद करूँगी, मैं आपका फाइनेंशियल क्राइसिस भी अपलिफ्ट हो जाएगा। आप हमसे बात तो करें, हम कैसे कर सकते हैं? आप जिस गड्ढे में फंसे हुए हैं हम आपको निकाल सकते हैं, हम उस्ताद खसूसन। कौन सा गड्ढा है? आप बार बार कह रही हैं गड्ढे में फंसे, कौन से गड्ढे में फंसे हैं? सर ये तो आपको मालूम ही है कि कहाँ पे वो फंसे हुए हैं और हम किस निकालने की बात कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। जो यूथ की जहन साजी है, ये तो कोई भी मुल्क इसके बाहर तो नहीं चल सकता। यही तो होता है, ये जहन ही तो होता है जो हुकूमतें उलट भी देता है, हुकूमतें जमा भी देता है। यहाँ इस्लामाबाद के सेक्रेटेरिएट के मरकज़ी चौक पर पुलिस की भी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और जो रहमान बाजवा हैं, सरकारी मुलाजमों की जो ग्रैंड अलाइंस है उसके सरबराह हैं, वो पुलिस मुलाजमीन। जी बाजवा साहब, आप पुलिस मुलाजमीन से भी खिताब कर रहे हैं, ये भी सरकारी मुलाजिम? नहीं, हमारे मुतालिबात में से हाउस रेंट सीलिंग जो है सारे मुलाजमीन उसका इंतज़ार कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने समरी यहाँ पे भेजी हुई है, 3 महीने हो गए हैं, फाइनेंस ने उसको शटल कॉक बनाया हुआ है और डेफिनेटली ये मेरे पुलिस के जवानों से भी वादा है कि आपकी पेंशन के ऊपर भी जो डाका डाला गया है हम उसका भी दिफा करेंगे इंशाल्लाह। जो हाउस रेंट सीलिंग है इंशाल्लाह ताला वो भी हम बहाल करवाएंगे और आपको कोई रोक टोक नहीं है। जो ऑर्डर्स आपको दिए जाए, एक डिसिप्लिन फोर्स है, आपके एसपी साहिबान, आपके एसएचओ जो आपको कहें आपने उसके ऊपर अमल दरामद अगर कहा जाए डंडे मारे इन्हें तो बिल्कुल, अगर आपको कहा जाता है आप डंडे भी मारे, मगर मेरे तमाम मुलाजमीन की तरफ से मैसेज होगा कि हमारे हाथ हमारी जेबों के अंदर होंगे। हमें पता है कि आप काम करेंगे, अपने दिल से नहीं करेंगे, मजबूरी से करेंगे, मगर वो आपका फर्ज है, आपने फर्ज अदा करना है। हम अपना फर्ज आपके हकूक की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जेबों में हाथ डाल के करेंगे और शायद यहीं से हमारी कामयाबी। मेरे भाई, मैं बड़ा क्लियर हूँ, मेरा पुलिस का जवान हो बेशक ड्यूटी पे है, मेरे असिस्टेंट कमिश्नर इधर खड़े हुए, मजिस्ट्रेट खड़े हुए और मेरा जो जवान बॉर्डर के ऊपर भी इस टाइम मौजूद है, उस बेचारे को तो पता ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है। ये तो हम सेक्रेटेरिएट में काम कर रहे हैं, उनकी फिक्र ना कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर उनकी भी पेंशन के ऊपर हाथ रखा गया, मैं आपको बड़ा क्लियर कट बता रहा हूँ। चलें, सियासतदानों की तनख्वाहें बढ़ गई हैं, जजेस की तनख्वाहें बढ़ गई हैं, ब्यूरोक्रेट्स के कुछ इदारों की तनख्वाहें बढ़ गई हैं, सरकारी मुलाजमीन ही नहीं पाकिस्तान में जो इस वक्त सड़कों पे हैं, पाकिस्तान के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं इज़्तिराब का शिकार हैं। हुकूमत की जो नई पॉलिसी हैं, ख़ास तौर पे मालियाती पॉलिसियाँ, उनसे हर शोबे के लोग मुतासर हो रहे हैं और ये सिर्फ मालियाती मामला नहीं। एक मज़े की बात जी जी, कोई मज़े की बात भी है? बिल्कुल मज़े की बात होगी। सूबों की तर्ज के ऊपर सेक्रेटेरिएट के अफसरान ने 150% लिया और हमारे पीएसपी के अफसरान खड़े हुए, सूबों की तर्ज के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने इनका ऐलान किया हुआ है और फाइनेंस उसके अंदर जो है हर्डल जो है वो डाल रही है। अच्छा। जो तमाम कैडर्स, अगर आप सीएसएस की बात करें तो सबसे पहले पास सिलेक्ट करते हैं, कुछ साथी अपनी मर्जी से पीएसपी का जो अच्छा कैडर है वो मुंतखब करते हैं। सूबों से जब ये जवान हमारे पुलिस के ऑफिसर जब इधर आए हैं, एसपी डीएसपी और आईजी साहब भी जो है सूबे में जब आए हैं तो उनकी तनख्वाह ज़्यादा थी, वफाक में आए तो इनकी तनख्वाह कम होगी, मगर जो सेक्रेटेरिएट में बैठा है उसने ऑन दी एनोलॉजी ऑफ प्रोविंसेस जो है वो अपनी तनख्वाहें तो बढ़ा ली, मगर पुलिस के अफसरान के हवाले से जब बात आती है तो खजाना खाली। चलें जी, जिस तरह सूबे और वफाक में फ़र्क है उसी तरह बाजवा में भी फ़र्क है और कहाँ जनरल कमर जावेद बाजवा और कहाँ रहमान बाजवा जो आज सड़कों पे फिर रहे हैं। मतीउल्लाह जान, एमजे टीवी से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इस्लामाबाद पुलिस जिंदाबाद, इस्लामाबाद पुलिस जिंदाबाद, इस्लामाबाद इंतजामिया।